नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और हांगकांग का बदमाश। मकड़ी रानी और हांगकांग का बदमाश, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास कुमार। ब्लैक टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे अजय, विजय व टिंगू जिज्ञासा भरी नजरों से मकड़ी रानी को निहार रहे थे। वातावरण में गहरी खामोशी विराजमान थी। अचानक मकड़ी रानी खामोशी भंग करते हुए बोली, साथियों, यह बात तो तुम लोगों को मालूम ही होगी कि शहर में लड़कियों के अपहरण की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक करीब 100 लड़कियों का अपहरण हो चुका है और पुलिस ना तो अपहरणकर्ताओं को पकड़ सकी है और ना एक भी अपहृत लड़की को बरामद कर सकी है। अब यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक जितनी भी लड़कियों का अपहरण किया गया है वे 18 से कम उम्र की और कुंवारी थी। मुझे तो इन लड़कियों के अपहरण के पीछे किसी खतरनाक गिरोह का हाथ लगता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अपहरणकर्ता अपने पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ते। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 4 व्यक्ति काली नकाब पहने अचानक प्रकट हुए और लड़की को उठाकर ले गए। वो इस काम के लिए जिस वाहन का प्रयोग करते हैं वह चोरी का होता है। इसका मतलब है तुम लोगों को इस केस की काफी जानकारी हो चुकी है। मुझे खुशी है कि तुम लोग हमेशा सजग रहते हो और अपराध की गंध मिलते ही अपनी खोजबीन शुरू कर देते हो। आप ठीक कहती हैं मकड़ी दीदी, हम कई दिनों से इस गिरोह की तलाश में भटक रहे थे, परंतु अभी तक हमें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकी है। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा है कि वे लड़कियों को कहाँ ले जाते हैं और उनका क्या करते हैं। यही तो हमें पता लगाना है। पर उससे पहले हमें अपहरण की इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करना होगा। लेकिन कैसे? अपहरणकर्ताओं की कोशिशों को नाकामयाब करके। परंतु यह कैसे संभव है दीदी? अपहरणकर्ता बताकर तो अपहरण करते नहीं, फिर भला हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? हमें सिर्फ मौके की तलाश में रहना है। ऐसा एक मौका बहुत जल्द तुम लोगों को मिलने वाला है। क्या? हम समझे नहीं दीदी। तभी मकड़ी रानी खुलासा करती हुई बोली, परसों देश की एक नामी कपड़ा मिल शहर के प्रसिद्ध होटल चांद में फैशन शो का आयोजन कर रही है। इस शो में 18 से कम उम्र की लड़कियां भाग लेंगी। ओह, मुझे पूरा विश्वास है कि शो के दौरान उन लड़कियों का अपहरण करने अपहरणकर्ता जरूर आएंगे, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक। फिर मकड़ी रानी उनकी तरफ 3 कार्ड थमाते हुए बोली, ये तुम लोगों के प्रवेश पत्र हैं। ओह, आपने तो पहले से ही सारे प्रबंध कर रखे हैं। इतना कह अजय ने मकड़ी रानी के हाथ से कार्ड ले लिया और बोला, हम ठीक वक्त पर होटल पहुंच जाएंगे, परंतु तुम लोगों को वहां पूरी तैयारी के साथ जाना है। याद रखना, अपराधी अत्यंत खतरनाक और चालाक है। वह हथियारों से लैस होकर आएगा। आप निश्चित रहिए मकड़ी दीदी, अगर अपहरणकर्ता वहां आए तो बचकर नहीं जा पाएंगे। गुड, पर ध्यान रहे तुम्हारी उपस्थिति के कारण की भनक किसी को न होने पाए। ऐसा ही होगा दीदी। गुड, अब तुम लोग जा सकते हो। मकड़ी रानी का आदेश मिलते ही अजय, विजय और टिंगू उठे और मकड़ी रानी से विदा ले हॉल से बाहर निकल गए। फिर निश्चित दिन निश्चित समय पर तीनों होटल चांद जा पहुंचे। कुछ देर बाद प्रवेश पत्र दिखाकर अजय अपने साथियों सहित हॉल में दाखिल हो गया। वाह, ऐसा लगता है जैसे हम इंद्रलोक में आ पहुंचे हैं। यह इंद्रलोक है या यमलोक, यह तो शो खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तत्पश्चात वे अपनी रिजर्व टेबल पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद ही फैशन शो शुरू हो गया। कर्णप्रिय संगीत की मधुर धुन वातावरण में गूंजने लगी। साथ ही रंग बिरंगी साड़ियों में लिपटी युवांगनाएं स्टेज पर पहुंच विभिन्न मुद्राओं में अपने रूप और वस्त्रों के आकर्षण का प्रदर्शन करने लगी। अजय शो का आनंद लेते हुए बोला, वाह, आयोजकों ने शो का बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। मेरा तो जी चाहता है सारी साड़ियां खरीद लूं। मम्मी पहनेगी तो खुशी से फूली न समाएगी। जानते हो अजय भैया, डैडी ने आज तक मम्मी को एक बढ़िया साड़ी खरीद कर नहीं दी। जब तुम कमाने लगोगे तो तुम भी वही करोगे जो तुम्हारे डैडी ने किया है। तुम चुप रहो विजय, अगर मेरा मूड खराब हो गया तो अच्छा नहीं होगा। बुरा भी क्या होगा? तभी अजय हस्तक्षेप करते हुए बोला, होशियार, मुझे खतरे की बू आ रही है। खतरा? जरा उस तरफ देखो, तुम्हारी समझ में खुद आ जाएगा। ओह! तभी रिवॉल्वर की ठंडी नालें उन तीनों की गर्दनों से आ सटी। खबरदार, कोई गलत हरकत की तो भेजा उड़ जाएगा। हम लोग पहले से ही तुम तीनों पर नजर रखे हुए हैं। ओह, क्या चाहते हो? चुपचाप अपनी जगह पर बैठे वह सब देखते रहो जो होने जा रहा है।
बेरे ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि अचानक कई स्याहपोश रस्तियों पर झूमते हुए हॉल में प्रकट हुए और पलक झपकते ही स्टेज पर जा खड़े हुए। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो भून कर रख देंगे। तभी दूसरा स्याहपोश युवतियों से मुखातिब हो बोला, तुम सब चुपचाप हमारे साथ चलो। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाओगी? कहते ही उसने अपनी स्टेन गन से हवाई फायर शुरू कर दिए। युवतियां भयभीत हो चीखती हुई स्टेज पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, हमें मत मारो, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। गुड, अब उठो और पीछे हाथ बांधे आगे बढ़ो। स्याहपोश का आदेश मिलते ही युवतियां उठ खड़ी हुई और स्याहपोश के निर्देशानुसार आगे बढ़ने लगी। जल्दी ही वे स्याहपोश युवतियों को लेकर हॉल से बाहर निकल गए। स्याहपोशों के ओझल होते ही अजय तेजी से हरकत में आया, लेकिन यह देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उसके पीछे कोई नहीं था। लगता है हमारा ध्यान केंद्रित देख मौका पाते ही वे भी फरार हो गए हैं। तभी टिंगू बोला, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए अजय भैया, अभी वे लड़कियों को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम ठीक कहते हो टिंगू, आओ चलें। उधर स्याहपोश को युवतियों सहित बाहर आते देख गार्डों ने खतरा भांप लिया, किंतु इससे पहले कि वे एक्शन में आते स्याहपोशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। आह आह! दोनों गार्ड्स गोलियों से छलनी हो जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। तभी नीली रंग की वैन वहां आकर रुकी और स्याहपोश युवतियों सहित उसमें सवार हो गए। दूसरे ही पल वैन दौड़ पड़ी। वो जा रहे हैं, हमें उनका पीछा करना चाहिए। लेकिन हम उनका पीछा कैसे करेंगे? काश हम अपनी कार में यहाँ आए होते। तब अजय वैन का नंबर अपनी डायरी में नोट करता हुआ बोला, चलो पुलिस को खबर कर दें। हाँ, यही ठीक रहेगा। और फिर वे तीनों हॉल में वापस लौट गए। उधर वैन चालक ने अचानक अपने सामने सड़क पर मकड़ी रानी को आकाश से उतरते देखा तो बौखला उठा। यह कमबख्त कहाँ से आ गई? अब मैं क्या करूं? रौंद डालो उसे। स्याहपोश का आदेश मिलते ही चालक ने वैन की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ओह, स्पीड बढ़ाओ। चालक ने वैन की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वैन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अब क्या होगा? गाड़ी पैक करो। अच्छा। थोड़ी ही देर बाद चालक फिर बोला, गाड़ी पीछे भी नहीं जा रही है, अब तो इससे निपटना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वह मकड़ी रानी पर गोली चलाता, मकड़ी रानी बिजली की तेजी से कार के नीचे जा पहुंची और दूसरे ही पल वैन हवा में तैर रही थी। वैन को हवा में तैरते पा वैन चालक और चारों स्याहपोश भयभीत चूहों की तरह वैन से कूदकर नीचे आ गए। तब मकड़ी रानी ने बड़े आराम से वैन को सड़क पर टिका दिया और स्वयं वैन के नीचे से निकलकर स्याहपोशों के सामने खड़ी होती हुई बोली, मुझे तुम लोगों की बहुत दिनों से तलाश थी। बताओ, तुम लोग कौन हो और किसके इशारे पर लड़कियों को ले जा रहे थे? बेकार के सवाल करना छोड़ो और हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं जानती हूँ तुम लोग इतनी आसानी से मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, इसलिए तुम लोगों को कानून के हवाले करने की बजाय मुझे अपनी कैद में लेना होगा। हा 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 हा। तुम हमें क्या कैद करोगी मकड़ी रानी? हम ही तुम्हें मौत की कैद में भेज देते हैं। इतना कह स्याहपोश गुर्राया, किल हर। लेकिन इससे पहले कि वे फायर कर पाते, मकड़ी रानी की बेल्ट से निकलने वाली किरणें उनकी गनों से जा टकराई। स्याहपोश करा उठे, आह, आई, आह, हाय, नहीं। और फिर इससे पहले कि वे संभल पाते, मकड़ी रानी ने उन पर आक्रमण कर दिया। तड़ाक, आह, ठक, आई। फिर तो मकड़ी रानी ने स्याहपोशों को लात घूंसों पर रख लिया। जल्दी ही चारों सड़क पर अधमरे से पड़े थे। आह, हाय मेरी कमर। अब बोल चिड़िया मार, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? नहीं, मुझे मत मारो। आप जो पूछोगी मैं बताऊंगा। भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए। ठीक है, अब तुम अपने ही हाथों से अपने कमीने साथियों को बांधकर एक एक करके वैन में डालोगे। इतना कह मकड़ी रानी ने रेशम की डोरी का एक गुच्छा उस चालक की तरफ उछाल दिया। वह तुरंत अपने काम में जुट गया। उधर मकड़ी रानी ने बंधक युवतियों को बंधन मुक्त कर वैन से उतारा और बोली, यहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं है, तुम अपने घरों को लौट सकती हो। जी, लेकिन घबराओ नहीं, अब कोई खतरा नहीं है। वैसे भी पुलिस को खबर हो चुकी होगी और वह इसी तरफ आ रही होगी। शुक्रिया मकड़ी रानी, अगर आज आप समय पर न आती तो ये बदमाश न जाने हमारी क्या दुर्गति बनाते। अब इन बदमाशों की मैं दुर्गति बनाऊंगी। तत्पश्चात लड़कियां मकड़ी दीदी को दुआएं दे शहर की ओर लौट पड़ी। तब तक ड्राइवर अपने साथियों को बांधकर वैन में पहुंचा चुका था। आपके हुक्म की तामील हो चुकी है मकड़ी रानी,
मैंने सबको कसकर बांधा है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? चालक अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि तभी मकड़ी रानी का हाथ उसकी कनपट्टी से टकराया। तड़ाक! आह! और वह बेहोश होकर मकड़ी रानी की बाहों में झूल गया। मकड़ी रानी ने उसे उठाकर वैन में डाला और वैन का दरवाजा बंद कर चालक सीट पर जा बैठी। दूसरे ही पल वैन हवा से बातें कर रही थी। उधर अजय, विजय और टिंकू पुलिस को घटना की सूचना एवं वैन का नंबर देने के बाद होटल से निकले और बुझे मन से ब्लैक टावर की ओर चल दिए। अजय, अब हम मकड़ी दीदी को क्या जवाब देंगे? सच तो बताना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। दीदी ने हमें पहले ही सतर्क किया था, लेकिन हम गच्चा खा गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब सब कुछ मालूम होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सके। पता नहीं पुलिस उस वैन को पकड़ भी पाएगी या नहीं। अजय की बात सुनकर विजय और टिंकू खामोश हो गए और अपनी सोचों में खो गए। न जाने कब तक वे अपनी सोचों में डूबे रहते। अचानक टैक्सी चालक उनकी सोचें भंग करता हुआ बोला, साहब, ब्लैक टावर तो आ गया, अब कहाँ चलना है? बस हमें यहीं उतरना है। फिर तीनों टैक्सी से उतर गए और टैक्सी का बिल अदा कर ब्लैक टावर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। जब वे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे तो यह जानकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि मकड़ी रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आओ दोस्तों, मैं तुम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रही थी। आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका मतलब यह हुआ कि आप सब जान चुकी हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग अपने मकसद में नाकामयाब होकर लौटे हो, पर उन लड़कियों के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वे सब आज़ाद हो चुकी हैं और अब तक तो अपने घरों को भी लौट चुकी होंगी। क्या? तब मकड़ी रानी उन्हें पूरी जानकारी देती हुई बोली, वैन को मैं वहां तक ले गई जहां मेरी कार खड़ी थी। फिर उन बदमाशों को कार में डालने के बाद मैंने वैन वहीं छोड़ दी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम लोग वैन का नंबर पुलिस को बता चुके होंगे। अब तक तो पुलिस उस वैन को बरामद भी कर चुकी होगी। लेकिन दीदी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि आपको कैसे मालूम हो गया कि बदमाश लड़कियों का अपहरण करके उस रास्ते से जा रहे हैं जहां आपने उन्हें रोका था? याद रखो, मैं अपनी आंखें कभी बंद नहीं रखती। इतना कह मकड़ी रानी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम्हारी कमीज की कॉलरों में जो बटन है उनमें सूक्ष्म कैमरे फिट हैं। उन्हीं कैमरों की आंख से मैं सब कुछ अपनी कार में फिट टीवी स्क्रीन पर देख रही थी। ओह, लेकिन आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें सारी बात पहले ही बताना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा मेरी बात के बीच में टांग अड़ाना जरूरी है? लेकिन इससे पहले कि अजय, विजय और टिंकू की बहस आगे बढ़ती, अजय द्वारा मकड़ी रानी से पूछे गए प्रश्न ने उन्हें खामोश कर दिया। दीदी, उन बदमाशों का आपने क्या किया? वे सब मेरी कैद में हैं। उनसे मुझे जो कुछ पूछना था मैं पूछ चुकी हूँ। अब जो मैं कहूँगी उसे तुम लोग ध्यान से सुनो। लड़कियों का अपहरण करने वाले गिरोह का मुख्यालय हांगकांग में स्थित है। अब तक जितनी भी लड़कियों का अपहरण किया गया है उन्हें हांगकांग भेजा जा चुका है। ओह दीदी, यह गिरोह लड़कियों का करता क्या है? वे लोग लड़कियों की कीमत लगाते हैं और विदेशी बाजार में बेच देते हैं। विदेशों में यह धंधा चोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की विरोध करे तो? अव्वल तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वे पहले उन्हें ड्रग्स का आदी बना देते हैं, फिर उन पर तरह तरह के जुल्म करते हैं। फिर भी अगर कोई लड़की विरोध करती है तो वे बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं। तो क्या हांगकांग की पुलिस को इस गिरोह की गतिविधियों की जानकारी नहीं है? जानकारी तो है, लेकिन इस गिरोह का सरगना शू चैंग वहाँ का बड़ा अमीर और इज्जतदार आदमी है। बिना ठोस सबूत के पुलिस अधिकारी उस पर हाथ डालने से कतराते हैं। इसलिए लड़कियों को मुक्त कराने और मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए तुम लोगों को ठोस सबूत जुटाने होंगे, अर्थात हमें हांगकांग जाना होगा। लेकिन क्या वहाँ की पुलिस हमारा साथ देगी? इसका प्रबंध मैं कर दूंगी। हमें हांगकांग के लिए कब रवाना होना होगा? सुबह की फ्लाइट से। 2 घंटे के अंदर तुम लोगों के पासपोर्ट, वीज़ा व टिकट तुम्हारे हाथों में पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर सुबह हांगकांग की पहली फ्लाइट पकड़कर अजय, विजय और टिंकू हांगकांग के लिए रवाना हो गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।